तो आइए चलते हैं अपने स्लाइड्स पे और वहां पर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए ये सब चीज मैंने आप लोगों को बता रखा था। अमोनिया को प्रोड्यूस करते हैं कौन? जिनके पास कम पानी की जरूरत होती है ना, जिनके पास कम पानी। अरे नीचे से स्टार्ट करता हूँ, लास्ट से। यूरिक एसिड कौन प्रोड्यूस करता है? जिनके पास पानी बहुत ही कम होता है, यानी जिनके बॉडी में पानी बहुत कम होता है, वो यूरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। जिन एनिमल्स को, जिन जीव जंतुओं को हम क्या बोलते हैं? यूरिकोटैलिक बोलते हैं, जिसका एग्जाम्पल बर्ड्स है। हो चुका है, एक बार रिकॉल करवा रहा हूँ। इसके बाद यूरिया कौन प्रोड्यूस करता है? जिनके अंदर पानी एज कंपेयर टू यूरिकोटैलिक ज्यादा होता है, जिन बॉडी के अंदर में, जैसे हम इंसान हो गए या कोई जानवर हो गया, है ना, तो कुत्ता बिल्ली हो गया, तो इन लोगों के अंदर क्या होता है? पानी एक लेवल में रहता है एज कंपेयर टू यूरोटैलिक। इसलिए हम लोग क्या प्रोड्यूस करते हैं? यूरिया प्रोड्यूस करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में। और फिर एक ऐसी चीज जिसके पास पानी ही पानी हो, एग्जाम्पल है मछली। तो मछली अपने एक्स्ट्रा वेस्टेज को क्या किस रूप में निकालता है? अमोनिया के रूप में निकालता है। मैंने पूरा प्रोसेस पुराने लेक्चर्स में बता रखा है ना। और इसलिए मछली को क्या कहा जाता है? एमिनोटैलिक कहा जाता है। एक मैसेज है, देख लेता हूँ। बस आवाज सही से नहीं आ रही है। अच्छा ऐसा है कुछ, रुको एक मिनट, माइक थोड़ा ऊपर लगाता हूँ फिर। अभी सही है? अभी आवाज वगैरह सब प्रॉपर तरीके से सही है? तो वही माइक थोड़ा सा नीचे लगा हुआ था। चलो ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये देखो, ये हमारा जो है, यहाँ से आज मेन टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। मैंने आप लोगों को ये सब कुछ पढ़ा रखा है। टाइप्स ऑफ वेस्टेज है ना, स्वीट वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। और यहाँ पर आपको मैंने टाइप्स ऑफ एक्सक्रेशन भी बता रखा था। ये देखिए अभी जस्ट ये डिस्कस भी कर दिया मैंने बात ही बातों में कि बस हो जाए डिस्कस। तो ये देखिए नीचे लिखा है यूरिकोटेलिज्म, जिसमें आपको एग्जाम्पल देखने को मिलता है। पक्षी हो या कोई भी रेप्टाइल्स हो, तो ये इसका एग्जाम्पल में जाता है, जिनको पानी की बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, और एक मिनट थोड़ा रेड मार्कर हो जाए। अच्छा, इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ क्या यूरिया उत्सर्जित करने वाले कौन कौन हैं? मेंढक है, मनुष्य हैं, ये सब क्या है? यूरिया प्रोड्यूस करते हैं। अमोनिया को प्रोड्यूस करने वाले कौन कौन से हैं? मछलियां हैं, है ना, जीव है, उभयचर जितने भी हैं, ये सारे के सारे अमोनिया वाले हैं। तो अभी तक तो मैंने जान लो लेक्चर स्टार्ट नहीं किया, एक तरीके से रिकॉल करवा रहा हूँ जो चीजें अभी चाहिए थी, जरूरी थी, बस वही चीजें। आज ये टॉपिक है किडनी। किडनी, चलिए आपको ये डायग्राम तो दिख रहा है, और थोड़ा सा मैं इसको समझाने के लिए एक बढ़िया सा डायग्राम लेकर के आया हूँ, उससे समझाता हूँ। ये देख रखा है जी सब लोगों ने? कौन ऐसा है अभी जो इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन कर सकता है बिना मेरे पढ़ाए? कोई है ऐसा? किसी का जवाब नहीं आ रहा है? चलो मैं बताता हूँ। देखिए ये क्या है, हमारी बॉडी का सबसे मेन पार्ट किडनी, है ना। यहाँ पर आपको दिखाऊं इसकी स्लाइड्स में, लिखा है किडनी आर द मेन ऑर्गन ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। हम लोगों ने देखा है कि हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसे चार लोग मिल करके, लोग अगर कहूँ मैं समझाने की भाषा में, नहीं तो चार ऑर्गन्स हैं जो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं। वो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं? पहला है किडनी, दूसरा है यूरेटर्स, तीसरा है यूरिनरी ब्लैडर्स, चौथा है यूरेट्रा, है ना, जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं वृक्क, मूत्र नलिका, मूत्राशय, मूत्र मार्ग। ये चार कंपोनेंट हैं जो कि हमारे उत्सर्जन तंत्र के लिए बहुत ही यूजफुल है। यूजफुल है कहने का मतलब यूजफुल है, ठीक है। तो इसके बाद आइए, तो इसमें सबसे पहले मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ किसके बारे में? किडनी। और ये पूरा फंक्शन ही इसमें रोल है इनका। आइए देखते हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं किस प्रकार से इसका रोल हो रहा है। अच्छा, तो वो वाला डायग्राम कहाँ गया हमारा? ये रहा। देखिए एक एक करके पूरा अच्छे से डिटेल में इस चीज को समझेंगे। डिटेल में कहने का मतलब इतना डिटेल कि जितना
हमें इसमें फिर कभी डाउट ना रह जाए। ठीक है, शॉर्ट टर्म में भी, बहुत ज़्यादा डिटेल भी नहीं, लेकिन इतना जितना हमारे लिए काम लायक हो। तो मैंने कहा हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी अगर मैं वही बात करूं कि उत्सर्जन तंत्र, जिसमें मैं बात कर रहा हूँ यूरिया को प्रोड्यूस करने के लिए हमें हमारे शरीर का वो कौन कौन सा कंपोनेंट है जो पार्टिसिपेट करता है यूरिया को बाहर निकालने के लिए। तो मैंने बताया अभी कुछ देर पहले 4 कंपोनेंट हैं जो यूरिया को बाहर प्रोड्यूस करने के लिए जिम्मेदार हैं। किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। ठीक है, ये 4 चीज है। देखिए होता क्या है कि किडनी में सारा मटेरियल आता है, ब्लड वगैरह आता है, उसके बाद यहाँ से जो हमारा यूरिया है वो निकलता है, और वो यूरिया यूरेटर के थ्रू, जिसे हम बोलते हैं एक पाइप नुमा, देखो आपको दिख रहा होगा ये पूरा एक पाइप नुमा, ये एक पाइप ही है जो किडनी से क्या करता है, यूरिया को लेकर के आगे बढ़ जाता है और कहाँ पहुंचता है, यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ पर है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर का मतलब समझो कि जो यूरिया यहाँ से चल करके आया वो जा करके यहाँ यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हो गया, और उसके बाद यूरेथ्रा, कहने का मतलब थ्रो, यानी यूरेथ्रा के थ्रो यूरिया क्या हो जाता है, थ्रो हो जाता है, मतलब बॉडी से बाहर निकल जाता है। बोलो कुछ समझ में आ रहा है? एक बार फिर से, हमारी बॉडी से यूरिया को बाहर निकालने के लिए 4 कंपोनेंट जिम्मेदार हैं। किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। किडनी इसे क्या कर रहा है, अपने पास सारे ब्लड्स यहाँ पर आते हैं, ये ब्लड की प्योरीफाई करने का काम करता है। अभी इसके बारे में और भी डिटेल में करूंगा, फिलहाल मैं अभी मेजर जो बता रहा हूँ वो चीज़ सुनिए। दरअसल हुआ क्या कि यहाँ से किडनी से निकल करके क्या हुआ, हमारे यूरेटर के थ्रू यूरिया जो है चल करके ऐसे ऐसे चल करके यहाँ पर आया, और नीचे आकर के ये यूरिनरी ब्लैडर्स में इकट्ठा हो गया, है ना, यानी जितना भी यूरिया था यहाँ पर आकर के इकट्ठा हो गया। इसके बाद क्या हुआ, यूरेथ्रा के थ्रू उस यूरिन को थ्रो कर दिया गया। देखो नाम समझना, यूरेथ्रा यानी थ्रो, क्या थ्रो हो रहा है, यूरिन को यहाँ से थ्रो कर दिया जा रहा है। तो अब सर बात ये एक बात नहीं समझ में आई कि आप तो कहोगे चलिए सर किडनी के आगे का प्रोसेस, किडनी से निकला और यूरेथ्रा के थ्रू निकल गया, इतना प्रोसेस तो समझ में आ रहा है, बट सर ये वास्तव में किडनी में कहाँ से आया, ये बात समझाओ मुझे कि ये किडनी में कहाँ से आया। और अभी तो आप सिर्फ इसके एक पार्ट की बात कर रहे हो, इस साइड की, असल में इसका रोल क्या है ये भी तो बताओ सर, क्यों, क्वेश्चन है ना। और ये दो रॉड किस चीज की हैं, जब नहीं पता तो रॉड ही कहेंगे ना, अभी तो नहीं पता हो जाएगा तो देखा जाएगा फिर, है ना। तो ये कुछ क्वेश्चन, अभी तो आपने सिर्फ मोटा मोटा बता दिया कि इस तरीके से यूरिन क्या होता है, बॉडी से बाहर निकल करके जाता है। बट अभी जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सर किडनी ब्लड प्यूरिफाई एचपी का क्या है, करता है, मुझे समझ नहीं आया क्वेश्चन। अच्छा रुको, मैं 1 मिनट बता रहा हूँ, रुक जाओ। देखो दरअसल अभी मैं इस टॉपिक पे आ रहा हूँ, पहले मुझे पूरा पढ़ा लेने दो, फिर कहीं पर कोई दिक्कत अगर आएगी तो मैं उस क्वेश्चन को दोबारा से डिस्कस कर लूँगा या दोबारा से जूम पे आ जाऊँगा। फिलहाल में अगर वॉइस से या वीडियो से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो आप मैसेज कर सकते हो, और कोई क्वेश्चन है तो मैं भी समय दूंगा आपको पूछने के लिए। ठीक है, अगर कोई आपके पास क्वेश्चन है तो मैं आपको क्वेश्चन के लिए समय दोबारा से दूंगा। ठीक है, अच्छा चलिए आगे आगे देखते हैं कहाँ गई ये। तो मैं कह रहा हूँ देखिए, अगर मैं बात करूँ कि किडनी में कहाँ से ये सारी चीज़ें आई, यानी आप ये कह रहे हो कि ब्लड कहाँ से आया, या फिर यूरिन जो है ये कैसे इसको सेपरेट कर रहा है, तो ये चीज़ जो है मैं इसे देखता हूँ, है ना, कि किस प्रकार से ये यहाँ पर आया। तो आइए बात डिस्कस करते हैं। देखिए हमें पता है कि हमारी बॉडी जो है फुल ऑफ सेल से मिलकर के बनी हुई है यार, इतनी क्या बताऊं, इतना ये मतलब मस्त चीज है, इतना बढ़िया चीज है कि बॉडी का जो सेल है, अगर आप अभी बैठे हो, मेरा दिमाग काम कर रहा है, आप लोग इस लेक्चर्स को सुन रहे हो,
दैट मीन्स कि कुछ तो है जो कॉन्टिन्यूअस काम कर रहा है, और वो बॉडी के अंदर बैठा हुआ हमारा सेल है। जो बॉडी के अंदर सेल है ना, वो हर वक्त भी आपके पैर में कोई चींटी भी काट लेगी ना, फिर भी आपको विद इन फ्यू सेकेंड में क्या होगा, इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, इंफॉर्मेशन तुरंत लग जाएगी कि चींटी ने पैर में काट लिया। अच्छा, ऐसे ही कह रहे हैं कि हमारी बॉडी में ये सब काम हो कैसे रहा है, किस प्रकार, किसके थ्रू हो रहा है ये सारे काम, कि चीज़ों को लेना, इकट्ठा करना, किडनी में पहुंचाना, ये सारे काम कैसे हो रहे हैं। तो भाई साहब, इसका एक सिंपल सा अगर मैं बताऊं, वो है जिम्मेदार ब्लड। ब्लड ही एक ऐसा चीज है जो आपके इंफॉर्मेशंस को भी कंडक्ट करना, है ना, जैसे मैंने कहा चीटी वाला केस, तो इंफॉर्मेशन को भी कंडक्ट करना, और किसी भी तरीके की एक्स्ट्रा एक्टिविटी, जैसे कि हाँ तो कहीं रख दिया गर्म जगह पर, तो यहाँ पर फीलिंग्स आई कि यहाँ कुछ गर्म गर्म सा लग रहा है, ऐसा इंफॉर्मेशन हमारे माइंड तक पहुंचा। ये सारा काम ना, जो कि विद इन फ्यू सेकंड में हो रहा है ना, इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर के ट्रांसफर करने का काम कौन कर रहा है, ब्लड। तो ऐसी ही कंडीशन में हमारी बॉडी से अगर कार्बन डाइऑक्साइड निकला तो उसको भी ट्रांसपोर्ट करना, हमारी बॉडी से मूत्र अशुद्धियों के रूप में निकल रहा है उसको ट्रांसपोर्ट करना, है ना, जितने भी प्रकार के एंजाइम्स हैं, जितने भी प्रकार के हमारे अंदर हार्मोन्स हैं, इन सब को ट्रांसपोर्ट करने का काम जो है इसी ब्लड का है ना। और जो यही ब्लड है, यही ना अशुद्धियों को ले जाकर के किडनी के पास पहुंचता है। कौन, ब्लड। ये जो ब्लड है ये अशुद्धियों, यानी अगर मैं कहूँ कि इम्प्योरीफाई ब्लड जो है ये कहाँ पहुँचता है, इम्प्योर ब्लड जो है ये कहाँ पहुँचता है, हमारे किडनी के पास पहुँचता है। किस लिए पहुँचता है, कहता है कि किडनी तुम मुझे प्योर कर दो, है ना। तो देखिए, जो इम्प्योर ब्लड होता है ना, उसका रंग थोड़ा सा ब्लू टाइप का होता है। ये आपको दिख रहा है एक रॉड, जिसे बोलते हैं इन्फेरियर वेना केव। तो ये क्या है, ये ब्लू ब्लू तरीके का है, ये पूरा का पूरा क्या है, इम्प्योर ब्लड है। तो आपको यहाँ से दिखाई देता होगा कि ये वाला जो रॉड है ये तो यहाँ से इस किडनी में गया, अटैच हुआ, और इसी में एक आपको ये ऑरेंज ऑरेंज सा भी, जैसे वास्तव में ये होता तो रेड है बट ये ऑरेंज है फिलहाल में, तो ऑरेंज समझिए, ये ऑरेंज ऑरेंज सा भी पाइप, ये दोनों ही पाइप इसी किडनी के अंदर में गई है। और कुछ ऐसा ही शेप आपको इधर भी देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी नीचे से देखो ये पीछे वाला आया है ना। तो ये चीज जो आपको अभी तक समझ में आया कि जो आपके अंदर की अशुद्धियां थी, उन अशुद्धियों को ब्लड क्या किया, क्योंकि ब्लड हर चीज को ट्रांसपोर्ट कराने का काम करता है, तो शरीर के अंदर मौजूद जो अशुद्धियां हैं उन अशुद्धियों को भी ट्रांसपोर्ट ब्लड करेगा, और ब्लड ले जाकर के किडनी के पास तक पहुंचा। जब ये किडनी के पास तक पहुंचा तो किडनी से कहा कि ऐसा है किडनी, तो मुझे प्योर करो, है ना, अब भी मैं इम्प्योर हूं तो मुझे प्योर करो। तो किडनी ने कहा ठीक है। अब क्या हो रहा है, ब्लड जो कि कुछ इम्प्योरिटी के साथ था, उसका रंग कैसा था, ब्लू ब्लू था। ये क्या किया, इसमें गया, किडनी में गया। ठीक है, अब यहाँ पर किडनी में अंदर जाने के बाद ये इसे प्योरीफाई कर रहा है, और यहाँ से भी देखिए, जो ये वाला आपको रॉड दिख रहा है ना, ये वाला है प्योर ब्लड का। ठीक है, यहाँ से मतलब ब्लड अंदर किडनी में गया, कौन सा, अशुद्ध ब्लड, यानी इम्प्योर ब्लड किडनी में गया। किडनी में जाने के बाद फिर ये यहाँ से निकल रहा है, और फिर देखिए ये शुद्ध वाला ब्लड है। ये ब्लड फिर वापस से इधर किडनी में जा रही है, और उसके बाद इसे पूरे शरीर में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। दिख रहा है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। इम्प्योर ब्लड किस में गया, किडनी में गया, किडनी में जाने के बाद वो प्यूरिफाई किया गया, प्योर किया गया, उसे शुद्ध किया गया, शुद्ध कर देने के बाद उसे वापस से शरीर में फैला दिया गया। ये इतना सा काम है। साथ ही साथ और क्या चीज होता है, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ एक्सक्रीटरी का लेना देना। एक्सक्रीटरी में मैं आपको बता रहा हूँ यूरिया का निकलना, जो भी किसके थ्रू हो रहा है, इसी किडनी के थ्रू हो रहा है। तो फिलहाल में इतनी चीजें तो समझ में आई कि ये इसका रंग ब्लू क्यों है, इसका रंग ऐसा क्यों है, और ये किस तरीके से इनका कनेक्शन है एक दूसरे से, ये चीज तो समझ में आया होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ, समझ में आया कि नहीं आया। इसके बाद इसको मैं थोड़ा और डिटेल में समझाने के लिए, है ना, मैं एक और स्लाइड पे चलता हूँ, जहां पर मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगा।
ये देखिए, ये वाला डायग्राम जरा देखिए। ठीक है, छोटी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये चीज़ समझिए, बहुत ही मतलब ये क्या कहूँ तो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है समझने के लिए, है ना। चलिए, यहाँ पर तो आपको देखते ही समझ में आ गया होगा कुछ चीज़, ये क्या है और ये क्या है, दिख रहा है आपको। कहते होगे बिल्कुल साफ साफ कि एक में जो है इम्प्योर ब्लड है, एक में जो है प्योर ब्लड है, ऐसा कुछ लगता होगा। बिल्कुल सही लग रहा है, ठीक है, इसमें कुछ गलत नहीं है। अच्छा, अभी आप लोगों में से बहुत लोगों ने हैनल्स लूप के बारे में शायद पढ़ रखा होगा, है ना। कलेक्टिंग डक्ट शायद नहीं जानते होगे। अच्छा, एक चीज और यहाँ ऊपर में छिप रही है, वो ये तो स्क्रीन शेयरिंग की वजह से ये छिप गया। रुक जाओ, मैं इसको देखता हूँ, ये दिखाई, हाँ दिख तो गया। चलिए, ठीक है। ये देखिए, बोमेन्स कैप्सूल, ये क्या है, बोमेन संपुट जिसे हिंदी में बोलते हैं। तो आइए इसको हम लोग चल रहे हैं थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने के लिए। देखिए, कई बार क्या होता है कि पहले तो हमारा ये क्वेश्चन था कि सर ये जो यूरिन था वो किडनी तक पहुंचा कैसे। तो मैंने उसका आंसर दे दिया बातों ही बातों में। क्या था कि जब इम्प्योर ब्लड आपकी किडनी तक पहुंचा, वो प्योर होने के लिए आया। तो जब वो प्योर हो रहा था ना, उसी प्योर होते ही स्टेप में, उसी प्रोसेस में ही यूरिन जो है यूरिया जो है वो निकल जाता है। ठीक है। अच्छा, आइए मैं इस डायग्राम के थ्रू आपको सिखाता हूँ। देखिए, ये जो यहाँ पर इतना ये शेप बना है ना, मैं इसको अलग से बनाता हूँ। मान लीजिए ये ऐसा शेप है, ठीक है, ये ऐसा एक फनल वो देखे होगे ना, जो मिट्टी का तेल वगैरह भरने के लिए घर में यूज किया जाता था। मान लीजिए ऐसा है ना, त्रिशूल ना समझना, बस ऐसा है। समझो एक ब्लड वाली पाइप जो है, मोटी पाइप, इसमें एंट्री करी, मोटी पाइप, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है नीचे वाली पाइप जो जा रही है ना, ये ऐसे मानो इसमें एक मोटी पाइप इसमें एंट्री करी। और जिस प्रकार से आप लोग क्या करते हो, नींबू को कस के गाड़ते हो, उसका रस अलग हो जाता है और उसका जो गुज्जा होता है वो अलग हो जाता है। इसी प्रकार से कुछ सिस्टम यहाँ पर भी है। जब आपका वो इम्प्योर ब्लड वाली पाइप इसके अंदर एंट्री करी, इसका नाम क्या है, इसका नाम है बोमेन संपुट, यानी बोमेन कैप्सूल। ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना है ना, ये है बोमेन कैप्सूल, ऐसे बना है। तो इस बोमेन कैप्सूल के अंदर में जब ये एंट्री करी, तो क्या हो रहा है, ये बिल्कुल पाइप जो है ना वो ब्लड वाली इस तरीके से उलझी सुलझी आपस में है ना, बिल्कुल एकदम ग्लोमेरस तरीके का, वो गुच्छा तरीके का लिखा है ना यहाँ पर, कौशिक गुच्छ जिसे हम बोलते हैं, ग्लोमेरस। तो ये इस प्रकार का एक उलझी सुलझी सी संरचना बना लेता है। और देखिए होता क्या है, फिर इसके बाद यहाँ से घूम करके जो वापस से इधर से ऐसे पाइप निकल रही है ना, ये पाइप जो है पहले वाले के कंपेयर में, इसके कंपेयर में जो इधर निकल रही है उसका डायमीटर कम है, डायमीटर कम हो गया। अब क्या हो रहा है, देखो स्टेप बाय स्टेप समझते रहो। इस बोमेन संपुट के अंदर में क्या हुआ, जिसे हम बोमेन कैप्सूल कहते हैं, इसके अंदर में एक मोटी सी पाइप आई ब्लड की, आई, और इसके अंदर में जा करके ये गुच्छा गुच्छा नुमा संरचना बना लिया। इसके बाद वहां से पाइप निकली। भाई कमरे में गए हो तो कमरे से निकलना भी तो है, तो कमरे में गया, वहां से फिर वो निकल रहा है। जब वो निकल रहा है तो बिल्कुल पतली पाइप जैसा निकल रहा है। गया तो भाई मोटा तगड़ा खा पी के, लेकिन जब निकल रहा है तो ऐसा लग रहा है क्या हो गया इसके साथ। तो वो बिल्कुल पतली पाइप फिर वहां से वो निकल रही है। तो हुआ क्या, अब जब इसके अंदर में ये जो बाहर से लगा हुआ है ना बोमेन कैप्सूल, ये बोमेन कैप्सूल क्या कर रहा है, इसको दबाने की कोशिश करता है। तो जब बोमेन कैप्सूल इसको दबाता है और बाहर के साइड से ये पतली सी पाइप निकल रही है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ से अच्छा सुनो, एक सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ कि वो अगर आप कभी इमेजिन करो इस प्रकार से कि कोई एक वो खेत वाली पाइप देखे हो ना, मोटी सी पाइप, उसमें पानी डालो, जो खेत वाली ट्यूबवेल वाली पाइप होती है, उसमें अगर आप पानी भर रहे हो,
और वो फिर पाइप आगे चल करके, पहले तो वो मोटी सी आ रही है, आगे चल करके वो पतली हो जाए, ऐसे मतलब ऐसे आ रही है, आगे चल करके वो पतली हो जाए, क्या होगा, पीछे डायमीटर ज्यादा है, आगे डायमीटर कम हो गया, तो इससे क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगी, प्रेशर बढ़ेगा उस कॉर्नर पे जहां से पानी निकल रहा होगा, जहां पर पहले के कंपेयर में आगे पतला होगा ना, वहां से काफी प्रेशर में पानी निकलेगा। ये बात समझ में आ रही है। बिल्कुल ऐसा ही काम यहाँ पर हो रहा है। इधर से यहाँ पर तो नहीं दिख रहा है ऐसे, लेकिन ऐसा ही है। यहाँ पर ये मोटी सी पाइप है, इसके अंदर में ये गई वोमेन कैप्सूल के अंदर में, और इधर से पतली सी पाइप निकल रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो ब्लड बीच में आया, उस ब्लड को वापस से बाहर निकलने के लिए उसका डायमीटर काफी कम है पाइप का, जिसके थ्रू क्या होगा, यहीं पर वेस्टेज निकल जाएगा। यानी यहाँ पर ही पूरा जो यूरिया होगा वो ब्लड से अलग हो जाएगा। बोलो, ये चीज समझ में आया। यहीं पर, यहाँ पर जो वो ब्लड होगा वो ना, उसमें से यूरिया अलग हो जाएगा। जी बिल्कुल, चलो इतनी सी चीज मैं फिर से बनाता हूँ। अच्छा रुके रहो, ठीक है चलो। तो यहाँ पर क्या हो गया, वो गंदगी यहाँ पर इकट्ठा हो गई। अच्छा, इसके अंदर जो है ऐसे ऐसे अब गंदगी इकट्ठा हो गई। अब आगे क्या होगा सर, इतना। और ये चीज पता है कैसे इकट्ठा, ये बस उसी वजह से हुआ, जो यहाँ पर प्रेशर हुआ ना, उस प्रेशर में ही इतना काम हो गया कि ब्लड तो निकल करके उधर पतली वाली पाइप से निकल करके वापस से बॉडी में जाने के लिए तैयार है, और यहाँ पर जो है इसमें गंदगी निकल करके रह गई। अरे होता नहीं है, कपड़े में करके कुछ चीजों को गारो, है ना, मान लो दाल हमने कपड़े में रख के गारा तो पानी बाहर निकल गया, दाल वहीं रह गई। ऐसा ही कुछ सिस्टम यहाँ पर भी हो रहा है कि वो प्रेशर की वजह से ही यहाँ पर वेस्टेज मटेरियल जो है यहीं पर रह गया, और बाकी जो है ब्लड यहाँ से पास कर दिया गया। इसके बाद क्या होगा, ये वेस्टेज जो है ना, अब आप किसी भी चीज को अगर आप गाड़ोगे, नींबू भी जब आप गाड़ते हो, तो जो नींबू का रस निकलता है वो बिल्कुल प्योर नींबू ही, नींबू का मतलब सिर्फ रस रस ही नहीं रहता, उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत आप देखते होगे नींबू का जो वो मतलब उसका गुज्जा का थोड़ा बहुत पार्ट उसमें आ ही जाता है। आप ऐसे अगर नींबू को लेकर गाड़ोगे तो वो थोड़ा बहुत नींबू का पार्ट उसमें आ ही जाता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कुछ सिस्टम। ऐसा कि नहीं है कि पूरा का पूरा ब्लड एकदम अलग ही होगा, थोड़ा बहुत भी ब्लड अंदर नहीं रह जाएगा, या थोड़ा बहुत भी प्रोटीन वगैरह अंदर नहीं रह जाएगा। तो वो भी थोड़ा बहुत इसमें उन मतलब गंदगी के साथ में ही कुछ ऐसी भी चीजें रह जाती हैं जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। लेकिन बॉडी है समझदार, बॉडी उन चीजों को वेस्टेज नहीं करती। तो बॉडी उन चीजों को फिर सेपरेट कैसे करती है, तो आइए देखिए बॉडी कैसे सेपरेट करती है। अब देखिए, अब ये पीछे निकल रहा है, ये ऐसे ऐसा कुछ आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, है ना। ये देखिए, ये पूरे किडनी को ना एक जाल नुमा संरचना है, जिसे हम बोलते हैं नेफ्रॉन, है ना। नेफ्रॉन क्या है, ये पूरा ऐसे ऐसे करके इसे इकट्ठा करके मतलब एक जाल जैसे संरचना बनाया हुआ है, जो उसको बांधे हुए हैं पूरे अच्छे तरीके से। तो देखिए, और यहाँ पर ये नीचे आ करके, ऐसे नीचे आ करके ये ऐसा लूप मतलब ऐसा घूम गया है। जैसे अगर मैं यहाँ बताऊं, ये देखिए ऐसे आ करके ना यहाँ पर एक ये लूप जैसी संरचना बना रहा है ये। अब यहीं से जो है ये लूप जैसी संरचना बना है, इसी को हम बोल रहे हैं हैनेल्स लूप, है ना, इसे हम बोल रहे हैं हैनेल्स लूप। अच्छा देखो, धीमे धीमे समझने की कोशिश करो, दो एक पॉइंट हो सकता है ना समझ में, अभी मैं वापस से रिकॉल कराऊंगा तो सब समझ में आ जाएगा। अच्छा, तो यहाँ से क्या हुआ, वो चीजें जो अभी ब्लड मतलब इस अब ये गंदगी जो है धीरे धीरे इसके अंदर आएगी ना, पाइप के अंदर में ऐसे से आएगी, ऐसे से आएगी इसके अंदर में। अच्छा, आ रही है तो क्या हो जाएगा, फिर यहाँ से इसमें वो भी मिनरल्स हैं, कहीं प्रोटीन है, फैट्स है, कुछ है, थोड़ा बहुत चीजें जो इसमें काम लायक है। तो इस पाइप के थ्रू, जो पूरी पाइप है ना ये बाहर वाली, ये जो ऐसे ऐसी पाइप जा रही है, इस पाइप के थ्रू उस चीजों को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, खींच लिया जाता है, और खींचते खींचते यहाँ लास्ट स्टेज में जा करके वो चीजों को कलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जा करके चीजों को कलेक्ट कर लिया जाता है। जो चीज बॉडी में चाहिए थी वो तो यहीं से चली गई, लेकिन यहाँ पर जा करके लास्ट में चीजों को कलेक्ट कर लिया, इसीलिए इसका नाम दिया गया है कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है। अच्छा,
और देखिए यहाँ बोमेन्स कैप्सूल के ये जो ना इतनी बड़ी इसको क्यों बनाई गई, अच्छा ये इतना बड़ा इसलिए बनाया गया क्योंकि उसके अंदर कोई भी ऐसा चीज ना रह जाए जो अभी आपका यहाँ कटोरे के अंदर में जो चीजें रखी है ना, उन चीजों में जितनी भी काम लायक चीजें हैं वो चीजें एकदम अच्छे से निकाल लिया जाए। वो ऐसा नहीं है कि उसे भी एक्सक्रीटरी सिस्टम से बाहर कर दिया जाए, तो एक भी ऐसा चीज ना हो जो एक्सक्रीटरी सिस्टम से बाहर चला जाए। इसलिए इस पाइप को इतना बड़ा बनाया गया है कि अच्छा अगर तुम यहाँ नहीं पकड़े गए हो तो तुम यहाँ जरूर पकड़ लिए जाओगे, यहाँ नहीं पकड़ लिए गए हो तो यहाँ तो पकड़ ही लिए जाओगे। तो इस प्रकार से कुछ इसलिए इस मोटिव से ये चीज इतना बड़ा सा संरचना रहता है, ठीक है। अच्छा दूसरी बात यह है कि यहाँ पर देखिए ये वोमेन्स कैप्सूल के कुछ तो पास में ऐसे ऐसे घुमावदार संरचना है और कुछ इससे दूर है। तो जो वोमेन कैप्सूल के पास में ऐसी संरचना है ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल। और जो दूर है ना इसे हम बोलते हैं डिस्टल। जो पास में संरचना ऐसे घुमावदार पाइप की है इसे हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल, ठीक है। और जो दूर है इसे हम बोलते हैं डिस्टल, ठीक है। ये नली है, कुछ नहीं है, पूरा एक ही चीज है, बस जो पास है इसको हम प्रॉक्सिमल, जो दूर है इसको हम डिस्टल बोलते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। नीचे में कुछ इस प्रकार का शेप बन रहा था तो इससे हम लोगों ने नाम दे दिया क्या, हैनेल्स लूप। ये जो ऐसे ऐसे ये भी पाइप लगी हुई है, इस पाइप को हम लोग बोलते हैं वसा रेक्टा, ठीक है, इसे हम बोलते हैं वसा रेक्टा। अच्छा एक बार आओ फिर से इसको हम लोग रिकॉल करते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज और, अशुद्ध जो रक्त होता है ना, उस अशुद्ध रक्त के अंदर में क्या क्या होता है। सर यूरिया को निकालना है, इसका मतलब यूरिया ही मिला है, इसका मतलब वही है अशुद्ध चीज और कुछ नहीं है उसमें, नहीं ऐसा नहीं है। देखिए बॉडी के अंदर में बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो जो अशुद्ध रक्त है ना उसके अंदर आपको अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल सब मिलता है। कई कई आप बुजुर्ग लोगों को हम लोग जब प्रोड्यूस करते हैं ना, हम लोग कहते तो है कि हम लोग यूरिया प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो यूरिया के साथ साथ और भी चीजें होती हैं। वैसे हालांकि मेजर अमाउंट में यूरिया है इसलिए हम लोग यूरिया कह रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ अमोनिया भी प्रोड्यूस करते हैं, यूरिक एसिड भी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो अभी जिनके शरीर से अगर यूरिक एसिड ना प्रोड्यूस हो पाए, ऐसे कि बहुत से बुजुर्ग लोग होते हैं उनके शरीर से यूरिक एसिड नहीं प्रोड्यूस हो पाती है, तो कुछ पार्टिकल्स यूरिक एसिड के उनके शरीर में रह जाते हैं, तो उनके जहाँ पर भी ज्वाइंट्स होते हैं ना उन ज्वाइंट्स पे उन्हें दर्द होता है ना। तो इसे हम लोग जो है डॉक्टर्स इसको बोलते हैं एरेस्थेटिक्स के अंदर में, इसे हम लोग स्टडी करते हैं इसके बारे में, ठीक है। क्या है, हाँ अर्थरेस्टिक्स है। तो इसी अर्थरेस्टिक्स के अंदर में हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं कि ज्वाइंट्स का दर्द जो होता है ना बुजुर्गों में, वो अर्थरेस्टिक्स की वजह से होता है, इसे भी बीमारी का नाम भी दे दिया जाता है। हालांकि ये एक स्टडी है, उस स्टडी के अंदर में हम लोग इस चीज़ों को पढ़ते हैं कि यूरिक एसिड ज्वाइंट के बीच में अगर आ गया तो वो ज्वाइंट को दर्द होना मतलब दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा वहाँ पर ज्वाइंट में। तो यानी कि इस यूरिक एसिड को भी हमारे शरीर से बाहर निकालना है, और वो किसके थ्रू किसके साथ साथ निकल लेता है, यूरिन के साथ साथ निकलता है। ऐसा नहीं सिर्फ और सिर्फ हम यूरिया प्रोड्यूस करते हैं। अभी आपको मैं एक चार्ट दिखाऊंगा, उस चार्ट में परसेंटेज भी लिखा रहेगा कि कितना परसेंटेज में यूरिया, कितना परसेंटेज में और चीजें हमारी बॉडी से बाहर निकलती है। बहरहाल एक बार आइए इसको रिकॉल करते हैं। मैंने बताया कि क्या कि ये जो बोमेन्स कैप्सूल है, इस बोमेन्स कैप्सूल के अंदर में बिल्कुल ग्लोमेरुलस स्ट्रक्चर का एक पाइप आता है, अंदर में जालीनुमा संरचना बनाता है, जाता है तो मोटा पाइप, निकलता है तो पतला पाइप। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर जब ये वापस से निकलता है बाहर के साइड में, वहां पर प्रेशर काफी ज्यादा बन जाता है, जिसके थ्रू क्या होता है कि यहाँ पर ब्लड और यूरिन अलग हो जाते हैं, ठीक है। जैसे ही ये अलग हुआ, जो ब्लड यहाँ पर निकला वो उस ब्लड को वापस शरीर में सर्कुलेट करवा दिया जाता है, और बाकी जो यूरिन होता है उस यूरिन को हम लोग क्या करते हैं बाद में कंडक्ट कर लेते हैं। कंडक्ट करने के लिए पूरा रास्ता बनाया गया है, क्योंकि अगर यूरिन के साथ और भी चीजें अगर हैं तो वो चीजें इस रास्ते से एब्जॉर्ब कर लिया जाए, वो वेस्टेज में न जाने पाए। नीचे में ये एक लूप जैसी संरचना बनाती है, ऐसा देखिए लूप जैसा संरचना बन रहा है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं हैनेल्स लूप, ठीक है। अच्छा
और ये जो वेस्टेज वाला यहाँ पर चीजें दिखाई दे रहा है ना, इसे हम बोलते हैं एफरेंट एट्रॉइड्स। तो एफरेंट एट्रॉइड्स के थ्रू क्या कर रहे हैं कि हम लोग इस बोमेंस कैप्सूल के अंदर में ब्लड वाली पाइप को लेके जाते हैं। यहाँ से ब्लड वाली पाइप जाती है, यहाँ से ब्लड निकलता है, उसके बाद जो है वेस्टेज को यहाँ से इस वाली पाइप में ले जा करके कलेक्टिंग डक्ट में ले जा करके कलेक्ट कर लेते हैं हम लोग। खत्म कहानी। जो जो पाइप, जो ये नलिका, जो ट्यूबवेल्स इस वोमेन्स कैप्सूल के पास में है, इसे हम प्रॉक्सिमल बोलते हैं, और जो इसके दूर में है इसे हम डिस्टल बोलते हैं। इतनी चीजें थी, बाकी और कुछ खास नहीं है। अच्छा, और अच्छा, यहाँ पर भी देखिए सेम चीज था, वही चीजें कुछ अलग नहीं है। बस मैंने ये बताने की कोशिश किया है कि बहरहाल ये किडनी के अंदर ब्लड कहाँ से आता है। तो किडनी के अंदर ब्लड आता है हमारे बॉडी के ब्लड से, है ना। जो हमारे किडनी के अंदर जो हमारा ये यूरिन आता है, कैसे आता है, बॉडी के इम्प्योर ब्लड की वजह से आता है। क्योंकि इम्प्योर ब्लड किडनी के पास इसलिए चल करके आता है क्योंकि वो खुद को प्योर करना चाहता है। जब वो खुद को प्योर करने के चक्कर में इसके पास आएगा तो इसे क्या कर देगा, यहाँ पर पकड़ के कस के दबा दिया जाएगा। कहने का मतलब यहाँ से वही वाला सिस्टम, कैप्सूल वाला सिस्टम बन जाएगा। जैसे ही कैप्सूल वाला सिस्टम बनेगा तो यहीं पर इसको ब्लड को प्यूरिफाई करने के चक्कर में यूरिन निकल करके बाहर आ जाता है। अरे चक्कर ही तो वही है, यूरिया को बाहर निकालना है तो कोई गंदगी को बाहर निकालो, चीजें सेपरेट हो जाएंगी। तो वही चीज किया गया, यहाँ से यूरिया को बाहर निकाला गया और चीजें अच्छी मिल गई हमें। चलो ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये देखिए, ये आपके सामने एक वही है डायग्राम चार्ट है, जहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि जो यूरिन होता है उस यूरिन का कंपोनेंट क्या क्या उसमें मिला रहता है। देखिए 95% तक तो वाटरी होता है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद यूरिया 0.2% उसमें यूरिया होता है। और मैंने आपको यूरिक एसिड की बात करी थी, जिसकी वजह से बॉडी के जॉइंट्स में दर्द होता है ना, जिसे हम लोग जो है आर्थराइटिस की बीमारी भी कहते हैं। तो ये देखिए यूरिक एसिड जो है 0.05%, ये भी, ये सारे के सारे कंपोनेंट जो है ना उनका परसेंटेज लिखा है जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है। कब, जब वो यूरिन को प्रोड्यूस करती है, तो यूरिन के साथ में इन सब चीज़ों को वो प्रोड्यूस करती है। इसके बाद जो है अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं आपके पास, ये सब एक्सक्रीटरी ऑर्गन से पसीना वगैरह हो गए ना, ये भी सब उसी में जाता है, पसीना निकलना। अच्छा, यहाँ पर इसके बाद आगे कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो पढ़ाने लायक हो, क्योंकि ये आगे की सारी चीज़ें, अब मैं फैक्ट याद करवाता नहीं, मैं समझाने में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। तो अगर आप लोग एक काम करो, इन सब का आज ये ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो और इसी पेज को ख़त्म करता हूँ। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं, जितना भी चीज़ समझाने वाला था वो मैंने समझा ही दिया है। अच्छा, पढ़ लेना इन सब चीज़ों को। अच्छा, ये वाला डायग्राम देखो, 4 मिनट बचे हैं फिर भी कुछ है नहीं, वही चीज़ है पूरा, है ना। किडनी जो अलग से थी ना, देखो यहाँ पर 2 पाइप आ रही है, एक रेड वाली, एक इसके पीछे से निकल रही है। इन दोनों का काम है, अंदर जाएंगे, ब्लड को प्यूरिफाई करेंगे, प्यूरिफाई करके फिर यहाँ से जो बढ़िया वाला ब्लड रहेगा उसको शरीर में वापस से दौड़ा दिया जाएगा, बाकी और कुछ नहीं है। अच्छा, ले लो फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से ले लो। सब स्लाइड्स को याद कर लेना, अब ये याद होगा तो जान लो बहुत काम हो गया। ठीक है, और आज एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है खत्म हो गया है। इसके बाद देखता हूँ कुछ अगला टॉपिक लेकर के आऊँगा। इन सारी चीज़ों को याद कर लेना अच्छे से। लास्ट में जो वापस से रिकॉल करवाया हो ना, उससे काफ़ी चीज़ें जो है याद रह जाएंगी और वो निकलेंगी नहीं। नेफ्रॉन क्या है पढ़ लेना। हाँ, एक बात है कि हम लोग के पास मतलब किडनी के पास जो है लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। वहां पर वो उतना बड़ा से दिखाया गया है, बहुत बड़ा होता है, 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। ये जो आपको दिख रहा है, इसका डायग्राम फोटो खींच लो, फोटो ना खींच लो मतलब स्क्रीनशॉट ले लो। ये सब आपके फैक्ट हैं, याद करने वाले हैं। ठीक है, यूरेटर्स क्या था, वही पाइप जिससे जो है यूरिन को पास किया जाता था, है ना। यूरेथ्रा के क्या किया जाता था, यूरेथ्रा के थ्रू
अरे नाम ही आ रहा है सर, यूरेथ्रा के थ्रू थ्रू किया जाता था किसको, यूरिन को। एक मिनट बच्चे आ जाते, जल्दी जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी स्क्रीन शॉट ले लो। अरे कितना है। इसे याद कर लेना। चलो एक बार ये सारे डाटास को पढ़ लेना, बाकी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो यहाँ से मिल जाएंगी, है ना। टेडपोल वगैरह जो है, इन सबको मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है ऑफलाइन क्लास में अपने, है ना। चलो ठीक है फिर, बाय बाय, टेक केयर, फिर अपना ध्यान रखिएगा। 1 मिनट बचा है लास्ट में, इस वीडियो को अपलोड कर दूंगा। पुरानी वीडियो अपलोड हुई है या नहीं एक बार मुझे इन्फॉर्म कर देना। बाय बाय, टेक केयर।